हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ। सो आज हम लोग आपके सामने आए हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सेक्शन के बारे में बात करने, जो कि आपके पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो जैसा कि आप लोग अभी करंट सिनारियो के पेपर्स का एनालाइज कर रहे होंगे, सो एक चीज़ आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी अभी करंट सिनारियो में कि अब पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अच्छे कंसेप्चुअल और डेप्थ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी 2023 का जो पेपर हुआ है, जो फरवरी एंड मार्च के बीच में कंडक्ट हुआ है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो कि करंट अफेयर बेस्ड थे कि कौन सा प्रोटोकॉल में क्या चीज़ की बात करी गई है, अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुआ है तो वो हुआ कहाँ है, 26 में से क्या खास बात करी गई थी, राइट। तो वो क्वेश्चन आपके अलग नेचर के हो गए। लेकिन जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन वो पोर्शन कहलाता है स्टूडेंट्स जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें कोई भी नए चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज बायोस्फेयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर, ये सारे बेसिक और आपके स्टैटिक कंपोनेंट में आते हैं। लेकिन अब स्टार्टिंग कंपोनेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछते हुए थोड़े से घुमा फिरा के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। सो इन घुमा फिरा के पूछे हुए क्वेश्चन का आप कैसे आंसर करेंगे? बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जैसे आप लोग पहले किसी भी एक कॉन्सेप्ट का नाम पढ़ते थे, उसके डेफिनेशन को देखते थे, सो अब आपको क्या करना है कि डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखना है, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करनी है, तभी आपको एग्जैक्टली उस बात का जो जिस्ट है, उस बात का जो एनालिसिस है, वो समझ में आएगा। ठीक है, सो इसी के लिए सीरीज हमने शुरू करी है जहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट एकदम बेसिक से देखने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में। सो जब भी हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को अलग अलग लेजिस्लेशंस पता हैं, अलग अलग लॉज पता हैं, एक्ट पता है व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एज वेल एज आपको काफ़ी सारे इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल लेवल के इनिशिएटिव्स भी पता है। लेकिन इन्वायरमेंट क्या यहीं के ऊपर ख़त्म हो जाता है? नहीं, इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें छोटे छोटे शब्दों की बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज उन्हीं छोटे छोटे शब्दों के बारे में बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। सबसे पहले इन्वायरमेंट में आप कभी भी घुसते हैं इसको पढ़ने के लिए, एक वर्ड आपको दिखता है, दैट इज इकोलॉजी। सो व्हाट इज इकोलॉजी? ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू। सो इकोलॉजी जो कॉइन किया गया था वो आपके रिस्ट हैकेट ने कॉइन किया था इन द ईयर 1869। सो इकोलॉजी का जो टर्म है वो कोई नया टर्म नहीं है, काफ़ी पुराना टर्म है और काफ़ी टाइम से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो ये टर्म किसने कॉइन किया था? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो है, लेकिन फिर भी एज अ जनरल नॉलेज में हमें पता होना चाहिए। सो इकोलॉजी एक स्टडी है। अब स्टडी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? जैसे कि आप लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सो साइकोलॉजी, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट माइंड, वो आपके साइकोलॉजिकल सेक्शन में आ गया। दिमाग से रिलेटेड जो भी सारी स्टडी हो, सारे साइकोलॉजिकल सेक्शन में आ गए। ठीक है, सो इकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करेंगे? एनीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट एनवायरमेंट, राइट। सो आपकी इकोलॉजी में हो गया। सो इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो एनवायरमेंट में क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिजम्स है, राइट, इन दी नेचुरल होम, इन देयर नेचुरल होम। जैसे कि आप लोग अपने घर पर रहते हैं तो वो आपका क्या है? होम है। वैसे ही चींटी को अगर आप लोग देखते हैं तो वो अपनी पूरी की पूरी सुरंग से बना के बैठी रहती है, राइट। सो वो उसका नेचुरल होम है। अगर आप फिशेस को देखते हैं तो वो पानी में रहते हैं, तो वो पानी में उनका नेचुरल होम है। सो इट्स अबाउट स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल होम, जहाँ पे वो एक्चुअल में रहते हैं। नॉट लाइक दैट कि आप उनको उठा के कहीं और रख रहे हैं, उसकी स्टडी इकोलॉजी में भी आएगी, लेकिन नेचुरली जो होम है उसकी स्टडी ही हमारे इकोलॉजी में आती है। सो इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। अब इसको आप साइंटिफिक मैनर में कर रहे हैं, एक डिटेल्ड मैनर में और एक क्रमबद्ध मैनर में अगर आप करते हैं तो वो आप लोगों का साइंटिफिक स्टडी कहलाता है, ऑफ द रिलेशन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या रिश्ता है, राइट। हिरन और टाइगर का एक दूसरे का क्या रिश्ता है? तो आप लोगों को पता है कि हिरन को खा के टाइगर का पेट भरता है, राइट। सो इसकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। अब इसको साइंटिफिक तरीके से हमें पढ़ना है, राइट। देयर नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इको सिस्टम इज दी नथिंग बट योर इकोलॉजी, राइट। अब एक बहुत ही फेमस टर्मिनोलॉजी है, दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अभी फुटप्रिंट का मतलब क्या है? मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द अर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट देम।
जैसे कि काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर हमने क्रिएट नहीं करा है, ये ऑलरेडी हमें अर्थ में मिला है, ठीक है, सो दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर द्वारा दिया गया। सॉइल हम क्रिएट नहीं करते हैं, सॉइल हमारे पास एज अ नेचुरल रिसोर्स है। सिमिलरली क्रूड ऑयल की अगर आप बात करें, ऑयल जिसको आप लोग प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और इन सब में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट और नॉट, ठीक है, सो ऑयल हमें धरती के नीचे मिलता है, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। सो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या कहलाता है, कि जितना आप कंजम्पशन करते हैं उतना रीजनरेट कर भी पा रही है क्या अर्थ। और बेसिक एग्जांपल, मान लीजिए आप एक दिन में 1 लीटर, ठीक है, ऑयल का कंजम्पशन करते हैं, जो आप पेट्रोल डीजल है, गाड़ी चलाते हैं आप लोग, ठीक है, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कर रहे हैं, एक दिन में 1 लीटर ऑयल का कंजम्पशन कर रहे हैं। मान लीजिए क्रूड ऑयल की बात करते हो, ठीक है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके हम लोग पेट्रोल डीजल बनाते हैं, सीधे सीधे जमीन में से पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, ठीक है, क्रूड ऑयल निकलता है। देन ऑयल आपने निकाल लिया, सो आपका हिस्से का, क्योंकि आपने तो खुद से बनाया नहीं है, आपने तो नेचर से बोरो किया है कि हाँ भाई मुझे 1 लीटर ऑयल दे देना, राइट, सो 1 लीटर ऑयल जो आपने यूज करा, जो हमारी अर्थ है, वो उस टाइम में अगर आपका एक दिन का कंजम्पशन 1 लीटर ऑयल है, तो अर्थ हमारी 1 लीटर ऑयल बना भी पा रही है क्या आपके बिहाफ पे। सो दैट इज योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब ये डिसबैलेंस कब होता है, जब हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उतने में अर्थ रीजनरेट उसको नहीं कर पाते। लाइक आई टोल्ड यू, नेचर का एक बेसिकली नेचुरल इक्विलिब्रियम है हमारे अर्थ का। जैसे कि कुछ भी चीज़ जो हम लोग इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे हम सॉइल का इस्तेमाल करें, चाहे हम वाटर का इस्तेमाल करें, चाहे हम एयर का इस्तेमाल करें, चाहे हम ऑयल का इस्तेमाल करें, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं और बन रहा है नेचर में, राइट। सो कहीं ना कहीं रीजनरेट डेफिनेटली हो रहा है, बट इसके अंदर जो इम्बैलेंस है वो इस तरीके से कि हम लोगों का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू उनके रीजनरेशन के। सो ये क्या होता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में आपका नेचुरल कंजम्पशन कितना है, एज वेल एज उसकी कैपेसिटी क्या है रीजनरेट करने की, वो आपका क्या हो गया, फुटप्रिंट हो गया। ऑल राइट, देन हमारे पास आता है अनदर टर्म, दैट इज इकोटोन। इट्स अ वेरी गुड टर्म एंड आई विल टेल यू इन अ वेरी वेरी इजी मैनर। सो पहले पढ़ लेते हैं क्या है ये। इट इज़ अ ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया कहता है, क्या होता है, आई टेल यू, ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स कम्युनिटीज सच एज अ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। इट इन्फ्लुएंस द टू बॉर्डरिंग कम्युनिटीज ईच अदर इज नोन एज एज इफेक्ट। क्या मतलब है, एकदम बेसिक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है लैंड, दिस इज लैंड, ओके, राइट, ओके, यहाँ पर है पानी ही पानी, ओके, मान लीजिए कोई भी वाटर बॉडी यहाँ से शुरू हो गई है, ये थी लैंड और ये है कोई ना कोई वाटर बॉडी, कुछ भी है, ठीक है, सी, और आगे जाके ओशन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, ठीक है, कोई ना कोई सी है, चल लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, राइट। सो इकोटोन क्या होता है, इन दोनों अलग अलग टाइप के सिस्टम में जो बीच की बाउंड्री है, जो ट्रांजिशनल एरिया है, लैंड से सी पर आने का जो ट्रांजिशनल एरिया है एंड सी से लैंड पर जाने का जो ट्रांजिशनल एरिया है ना स्टूडेंट्स, ये आपका क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। दिस इज द इकोटोन, दिस इज द ट्रांजिशनल एरिया, दिस इज द इकोटोन। अब इकोटोन का क्या महत्व है, व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस। यस, लैंड से सी पर जाएंगे, बीच में कुछ ना कुछ एरिया तो आएगा ही आएगा, इसको पढ़ क्यों रहती, इसकी जरूरत क्या है, कि इकोटोन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे दिस बायोस्फीयर के लिए। क्यों, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा हाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एक लैंड थी, एक लैंड से सीधे ही पानी शुरू नहीं होता है, बीच में कोई ना कोई एरिया होगा जो कि वेट एरिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जिसको आप नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल बेसिक भाषा में, जिसको आप लोग थोड़ा मार्शी एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा दलदल वाला एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। सो थोड़ा दलदल वाला एरिया होगा, देन वाटर शुरू होगा और इस दलदल एरिया वाले से क्रॉस करके आप लोग इधर जाके लैंड पे पहुंच जाएंगे। यस और नो, आप मेरी बात मानते होंगे, ठीक है। सो जो दलदल वाला एरिया है ना स्टूडेंट्स, जो इकोटोन है, ये बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है हमारे इस पर्टिकुलर प्लैनेट पे, राइट। मैंग्रोव का क्या काम है, मैंग्रोव कहाँ पे होता है, ये है सी, ये है लैंड, बीच में जो दलदल है वहाँ पे हो जाता है मैंग्रोव।
मैंग्रोव से क्या होता है? मैंग्रोव एक तरह का फॉरेस्ट सिस्टम है जो कि आप लोगों के कोस्टल एरियाज में देखे जाते हैं। यहाँ पे पानी, यहाँ पे लैंड, सो इस एरिया को आप लोग कोस्टल एरिया बोलेंगे। कोस्टल एरिया पे, कोस्टल लाइन जो है वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट देखे जाते हैं। इससे जो हमारा सॉइल इरोजन है, लैंड धीरे धीरे पानी में ना धंस जाए, इसको बचाने के लिए, लैंड की पकड़ को बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशी है, दैट इज मैंग्रोव। सो जो भी इकोटोन वाला एरिया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इस पूरी धरती पे, राइट। सो ये याद रखिएगा और मैंग्रोव का एग्जाम्पल याद रखिएगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू बाउंड्री कम्युनिटीज ऑफ ईच अदर इज नोन एज एज इफेक्ट, ठीक है। अगर सी का ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है लैंड पे तो इसका एज इफेक्ट ज्यादा है। लैंड का अगर ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है तो एज इफेक्ट। सो इस इकोटोन के ऊपर जो भी इफेक्ट बोलते हैं उसको हम एज इफेक्ट से नाम जाते हैं, एज, किनारे में, राइट। सो इकोटोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन हमारे पास आती है एक टर्म कॉल्ड एज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसने डिफाइन किया? सो आर्थर टेंसले ने डिफाइन किया इन ईयर 1935, राइट। So ecosystem is self-regulating community of living organism, population of species interacting with each other and their non-living physical environment, for example forest ecosystem and ocean ecosystem. Ecosystem में स्टूडेंट सब कुछ आ जाता है, everything that you see, पशु पक्षी पौधे, ठीक है, लैंड के नीचे पानी, पानी के अंदर अलग तरह के जानवर, वो सब इकोसिस्टम का पार्ट है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो सब इकोसिस्टम में आ जाएगी। पूरे के पूरे सिस्टम को, इन्वायरमेंट के सिस्टम को क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। इवन अ क्लम्प ऑफ बुशेस, ठीक है, छोटा सा आपका झाड़ी, राइट, कैन बी अ इकोसिस्टम। मान लीजिए एक जगह पे बस थोड़ी सी झाड़ी और कुछ भी नहीं है, सो दैट इज अ इकोसिस्टम, राइट, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई लाइफ सस्टेन कर रही होगी, राइट। ऑल इकोसिस्टम और प्लैनेट आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक की अगर तवज्जो है तो दूसरे की भी तवज्जो है स्टूडेंट्स, एंड टुगेदर दे मेक अप टू दी बायोस्फीयर। उन सबको मिला के बोला जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। एक बायोम बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। बायोम कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइप के इकोसिस्टम को आप लोग बायोम बोल देते हैं, ठीक है, कि भाई ये इस तरह का इकोसिस्टम है, इसमें ना इसी तरीके के प्लांट होते हैं और इसी तरह का टेम्परेचर होता है, राइट। दैट वुड बी कंसिडर एज व्हाट? बायोम। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। कितने टाइप के बायोम होते हैं और कैसे आप बायोम क्या होता है कैसे समझेंगे, मैं आपको डेफिनेटली अभी इमेज की हेल्प से बताऊंगी। So the terrestrial portion of biosphere is divided into biomes. They are usually have distinct climates and life forms adapted in that climate. Desert, grassland, forest, rainforest are the main examples of biome. एकदम बेसिक से समझते हैं। आप लोग अगर किसी भी एरिया में रहते हैं, आपका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर रहता होगा जहाँ पे आप लोग रहते हैं। अगर आप नॉर्थ के बेल्ट में रहते हैं सो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें गर्मी भी फील होती है, हमें सर्दी भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और हमारे पास बेसिकली सभी तरह के मौसम हम लोग फील करते हैं, ठीक है। ऑटम भी होता है, स्प्रिंग भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, रेनफॉल भी होगा, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में जाएं, जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र को विजिट करते हैं, अगर आप मुंबई को विजिट करते हैं, सो आप देखेंगे वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी के इवेंट देखने को नहीं मिलते, राइट। वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, राइट। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ही फ्लक्चुएट होता है। राजस्थान की तरह नहीं है कि राजस्थान में एक बार पे लिटरली 52 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिल रहा है गर्मी में। पीक गर्मी में 52 डिग्री सेंटीग्रेड और पीक सर्दी में कहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने को मिलता है। सो राजस्थान फॉर दैट एग्जाम्पल हैव एक्सट्रीम वेदर फिनोमेनास, राइट। वेरएज अगर आप दूसरे स्टेट्स की बात करें वहां पे नहीं होंगे। तो जिस तरह का टेम्परेचर और जिस तरह की लाइफ स्टाइल एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की होती है और एक इकोसिस्टम की होती है, वैसी ही लाइफ वहां पे सस्टेन कर पाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप ठंड वाले राज्यों में जाएं, ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे बर्फबारी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे आपको नॉर्मल टाइप का वेजिटेशन या प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कुछ इस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे, राइट। इस तरह के आप लोगों को प्लांट देखने को मिलेंगे, क्रिसमस ट्री टाइप। अब ये प्लांट्स कैसे होते हैं? क्योंकि वहां पे ना सनलाइट की बहुत कमी है, यस और नो, सनलाइट की बहुत कमी है। सो पेड़ को ऐसे सनलाइट नहीं मिलती, पेड़ को सनलाइट
छीननी पड़ती है एंड उसके प्रोसेस में उसकी हो जाती है हाइट बहुत लंबी। सो अगर आप कभी भी कश्मीर जैसी जगहों पे गए हैं तो आप लोगों ने देखेंगे वहाँ पे कॉर्नी फ्लावर जैसे क्या होते हैं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं। सो यही सेम सिनारियो होता है कि हर बायोम का अलग अलग कोई ना कोई फीचर होगा, वहाँ पे अलग टाइप का टेम्परेचर रहता है और अलग तरह के वेजिटेशन प्लांट्स और वो एनिमल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स के बारे में हमें पढ़ना है। ये इमेज आप लोगों के लिए, आपके लिए मैं लेके आई हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी होगी और दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ कौन से टाइप का बायोम क्या है। एक आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे कोई ड्राई सीजन नहीं आता। ऐसे नहीं होता कि ये पेड़ पौधे मतलब 12 महीनों में किसी एक महीने में सूख गए, जैसे बारिश आई फिर से पनप गए, नहीं, दैट इज नॉट दैट वी सी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ दोज टाइप ऑफ बायोम जहाँ पे हमेशा आप लोगों के पास में ड्राई सीजन देखने को ही नहीं मिलता है, राइट। ऐसा नहीं है हर टाइम रेन आ रही है लेकिन ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलता है। प्लांट्स जो होते हैं वो एवर ग्रीन रहते हैं, उनका ऐसा कोई स्टेज नहीं होता कि अभी गर्मी चल रही है तो सूख गए, भाई बारिश आएगी तो फिर से उग जाएंगे। दैट इज नॉट द केस विद देन वी सी इन द केस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हर टाइम एवर ग्रीन, इसलिए उसको बोला जाता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन है आप लोगों का, यहाँ पे आर्कटिक रीजन है, उसके बीच में जो टेम्परेट रीजन होता है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे इस तरह की वेजिटेशंस को बेसिकली अलाउ किया जाता है, दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। सो इसकी इमेज आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही सुंदर सुंदर, राइट, बहुत ही सुंदर सुंदर से प्लांट रहते हैं। सो ये आप लोगों के टेम्परेट फॉरेस्ट में आ गए। देन बोरियल फॉरेस्ट, जैसा कि आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा, ऐसी वेजिटेशन है, ऐसे प्लांट्स है जो कि ठंड में उग रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या होता है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज बोरियल फॉरेस्ट, राइट। देन हमारे पास में डेजर्ट होते हैं, राइट, सहारा डेजर्ट बोले, राजस्थान में अगर आप लोग गए हैं, जैसलमेर अगर आपने विजिट करा है, सो डेजर्ट का अलग तरह का प्लांट है। सभी प्लांट डेजर्ट में नहीं लगते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। डेजर्ट को डेजर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेनफॉल है वहाँ पे बहुत कम होता है, मिनिमम या फिर नहीं होता, राइट। और इतना मिनिमम होता है कि वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाते, ऐसा सीजन ही नहीं आता है। डेजर्ट में हो सकता है कि बारिश के टाइम पे कोई प्लांटेशन देखने को मिल रहा है, अदरवाइज नहीं देखने को मिल रहा है, दैट इज डेजर्ट। सवाना एक तरह का डेजर्ट ही है लेकिन उसमें इतनी ड्राईनेस नहीं होती जितनी कि आप लोगों के डेजर्ट एरिया में होती है, ठीक है। सो सवाना जैसे बायोम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे टाइगर, हमारे बेसिकली शेर, इस तरह के जानवरों के लिए, राइट। देन हमारे पास होता है ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रास सबसे ज्यादा क्या है, अमाउंट में, दैट इज ग्रासलैंड। सबसे ज्यादा घास जहाँ पे होगी दैट इज नथिंग बट दी दैट एरिया इज नोन एज ग्रासलैंड, ठीक है। देन मरीन, आपको पता ही है पानी के अंदर इज एवरीथिंग इज मरीन ओनली, राइट। देन फ्रेश वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर जैसी लाइफ सस्टेन करती है, जैसे कोई फिशेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में ही जी सकती है, गंदा पानी होगा तो मर जाएंगी, ठीक है। तो वो हो गया फ्रेश वाटर बायोम। एक होता है टुंड्रा, टुंड्रा इज नथिंग बट आपका इस तरह का दिखता है। एक टाइगा फॉरेस्ट भी होता है, राइट, टाइगा भी होता है। टाइगा मतलब सबसे ज्यादा ठंडा, एकदम जमा हुआ, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सर्दी में जम रहा है, राइट, हर टाइम जमा हुआ। तो वहाँ पे आपके पास में एल्गीज वगैरह देखने को मिलती है, प्लांट जैसे स्पीशीज बहुत कम देखने को मिलती है, तो वो आपका टाइगा हो गया। टुंड्रा कुछ इस तरह का दिखता है, राइट। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स है जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज, राइट। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, चांसेस 50-50 है। आई वोंट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। सो ये हो गया हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। अब कौन सा बायोम किस तरह के एरिया में प्रेवलेंट होता है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, राइट। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सारा जमा हुआ एरिया है, द आर्कटिक ओशन इज देयर, राइट, एवरीथिंग इज जमा हुआ इन द फॉर्म ऑफ आइस, यहाँ पे सब कुछ आइस के फॉर्म में जमा हुआ है। सो ये इमेज आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह का बायोम आपको देखने को मिलता है। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में हर जगह बर्फ नहीं जमी हुई है, नहीं जमी हुई, राइट। अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे वाइट एरिया नहीं है, वाइट एरिया ऊपर ही है, पोलर रीजन्स पे ही है, यस और नो, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। सो इस तरीके से आप लोगों के अलग अलग बायोम्स को बाइफिकेट और अलग अलग बायोम्स को डिवाइड किया जाता है। देन टॉक्स अबाउट हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? इट्स नथिंग बट लाइक आई टोल्ड यू, आपका घर आपका हैबिटेट है, वो आपका सेफ प्लेस है, आप वहीं पर ही रहना पसंद करेंगे, दैट इज योर हैबिटेट, राइट। ऐसे ही हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे जो भी प्लांट स्पीशीज होती हैं, उनका भी अपना अपना एक घर होता है। अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट उनको मिलेगी, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड उनको मिलेगी तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। हर एक प्लांट का अपना अपना हैबिटेट होता है। जैसे कि पोलर बेयर्स को आप अपने घर के बाहर नहीं रख सकते हो,
क्योंकि वो ऐसे एनिमल्स है जो कि पोलर रीजन के लिए बने, वो उतने ठंड में रहने के लिए बने। यस और नो? आप लोग टाइगर को पोलर रीजन में नहीं भेज सकते, दैट वोंट सर्वाइव। दे क्या बोलते हैं, आपके जो टाइगर्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, राइट? सो सबका अपना अपना एक नेचुरल हैबिटेट है। सो द एरिया नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और ए पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स, एक नॉर्मली रहती है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। व्हाट एल्स? सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट वी नीड टू नो। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है दैट इज एनर्जी। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? सो हमें पता है कि हमारे पास में प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, देन टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर्स जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि घास फूस, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोड्यूसर हो गए। अब घास फूस को खाएंगे टिड्डे, मेंढक, ये सारी चीज़ें वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। टिड्डे मेंढक को सांप जैसे लोग खाएंगे, ठीक है? सांप जैसे स्पीशीज खाएंगे, देन सांप को कोई और खा जाएगा, राइट? तो वो हमारे टर्शरी हो गए। और टर्शरी ऐसे जो भाई अपना घास फूस खा के जिंदा नहीं रहते हैं, राइट? सो इस तरह के अलग अलग तरह के पिरामिड आपको देखने को पड़ेंगे, राइट? 2 में से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, दे आर एज फॉलोज। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी ट्रांसमिट होती है? जैसे कि आप लोग ग्लूकोज पीते हो अपनी एनर्जी के लिए, वैसे पशु पक्षियों को भी, जानवरों को भी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? उनके लिए तो ग्लूकोज बनाया नहीं है, ठीक है? तो वो किसी और को खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, या सोनो? सो ये एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे उसका पिरामिड बनेगा? सो पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। So the pyramid of energy or energy pyramid describe the overall nature of the ecosystem. कैसे इकोसिस्टम में एनर्जी का काम चल रहा है? During the flow of the energy from one organism to another, जैसे कि मान लीजिए कोई भी टिड्डा है, कोई भी ग्रास हॉपर है, उसने बेसिकली एक पत्ते को या एक प्लांट को खा लिया, उसका पेट भर गया, उसको उससे एनर्जी मिली। अब टिड्डे को मान लीजिए किसी बर्ड ने खा लिया, ठीक है? अब इस बर्ड ने टिड्डे को खाया तो उसको उससे एनर्जी मिली। तो ये कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे इन द केस ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो देयर इज अ कंसीडरेबल लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो जैसे कि मान लीजिए ये था मेरा घास फूस, इसको खाया किसी भी एक ग्रास हॉपर ने, राइट? ग्रास हॉपर बना दिया मैंने, इसने इसको खाया। सो जब इसको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, नींद लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, इन दैट केस लॉस ऑफ हीट होता ही है, राइट? लॉस ऑफ हीट होता है। फोटोसिंथेसिस में लॉस ऑफ हीट होगा, जब इसको खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, तब आपका लॉस ऑफ हीट होता ही है, राइट? सो इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक दी ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए पेड़ पौधे आप लोगों के ऑटोट्रॉफ्स, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। यहाँ पे आप जितने आपको घास फूस खाने हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। देन द लीस्ट एनर्जी इज अवेलेबल इन द टर्शरी कंज्यूमर। क्या मतलब इन सबका, मैं आपको एक इमेज की हेल्प से डेफिनेटली बताऊंगी। द शॉर्टर फूड चेन हैज द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन सारी चीज़ों का मतलब आपको समझ में आएगा व्हेन यू विल लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज, राइट? जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फूल पत्तियाँ, घास फूस, ठीक है? सो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है? सो ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। देन इसको बी ने खा लिया या फिर टिड्डे ने खा लिया, ग्रास हॉपर ने खा लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे खा के इसको एनर्जी मिल जाती है, नहीं। इन दी ऑर्डर ऑफ कंजम्पशन बहुत सारी हीट चली जाती है। सो जितना 100% होता है ना, सिर्फ उसका 10% ही अगले में जा पाता है। एक पौधे में अगर 100% एनर्जी थी, राइट, इसको अगर एक टिड्डे ने खा लिया भाई, तो सिर्फ उसको इसका 10% ही मिलेगा, ठीक है? एंड दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज 10% एनर्जी लॉ, राइट? देन इस टिड्डे को किसी भी सांप ने खा लिया, किसी भी चूहे ने खा लिया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सो 10% का भी 10% क्या होगा? 1%। तो यहाँ से एनर्जी सिर्फ 1% ही ट्रांसमिट होती है। देन अगर इस चूहे को किसी ना किसी बिल्ली ने खा लिया, दैट इज द टर्शरी कंज्यूमर, राइट? सो उसको इस 1% का भी 10% ही मिलेगा, दैट इज 0.1%, ठीक है? आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू, राइट? सो लेट्स रीड अबाउट द एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये पिरामिड कैसे चलता है? पिरामिड कुछ नहीं, हम लोग दिखा रहे हैं उसको कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो कर रही है। सो इट्स ऑलवेज अपराइट, इट्स ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि उल्टी चली गई एनर्जी, ठीक है? 10 से 10% ऐसे करके उल्टी नहीं जाती, हमेशा अपराइट होता है एंड वर्टिकल, यू एंड वर्टिकल शेप में होगा और हमेशा अपराइट ऊपर की तरफ जाएगा एंड वर्टिकल जाएगा, ठीक है? दिस पिरामिड शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर,
नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी से टर्शरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो उनको अलग अलग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. इट डिप्लीट्स दैट द एनर्जी इज मिनिमम एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, लाइक आई टोल्ड यू. ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल एंड यहाँ पे एनर्जी सबसे मिनिमम है, 0.1% ओनली. कहाँ, यहाँ पे 100% थी. एंड मैक्सिमम एज द लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल. सो अगर आप यहाँ से यहीं पर ही एनर्जी लेके जाओगे ना तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ एनर्जी लेके जा रहे हो तो आपको बहुत कम एनर्जी मिलेगी. यही लाइन आपकी लास्ट स्लाइड में लिखी हुई थी कि व्हेन यू मूव फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू टर्शरी कंज्यूमर द एनर्जी इज़ वेरी लेस, एनर्जी बचती ही नहीं है इतनी, राइट. तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या होता है, ज़्यादा खाना होना चाहिए. यहाँ पे जितना ज़्यादा खाना होगा उतना ही ऊपर वालों को मिलेगा. दैट्स हाउ योर फूड वेब और योर फूड चेन सर्वाइव्स, राइट. सो ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट द 4 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. सो अर्थ पे अलग अलग तरह के चीज़ें हैं. अब उनको 4 भागों में बांट दिया. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैम इन अ डिटेल मैनर. सो द नियर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इंटरकनेक्टेड जियोस्फेयर्स. ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड. एक दूसरे का मतलब एक का होना दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. नेमली द लिथोस्फेयर्स, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. क्या मतलब है, लेट मी जस्ट शो यू द इमेज, राइट. एक इमेज की हेल्प से आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, सो हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब है क्या होता है, पानी होता है. सो पानी के अंदर जो भी चीज़ है ना, वाटर के अंदर जो भी लाइफ है, जो भी पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है, ऑक्टोपस हैं, इसके अंदर बहुत सारे तरह के प्लांट्स आपको देखते होंगे. ठीक है, जिनको आप बेसिकली कोरल रीफ्स वगैरह बोलते हैं, राइट. सो वो अलग एक अलग तरह का प्लांट है. ये सारी चीज़ें अलग तरह की स्पीशी है, राइट. देन आपके पास फिशेस, वेल, सारी चीज़ें, डगोंग वगोंग, सारी चीज़ें आप लोगों की हाइड्रोस्फेयर में आ जाती हैं. सो ऐसा स्फेयर जो पानी के ऊपर बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, देन हमारे पास होता है एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर मतलब एयर. सो एयर के अंदर जो भी लाइफ सस्टेन करती है, दैट इज एटमोस्फेयर. ठीक है, देन वी हैव लिथोस्फेयर, अर्थ, बीनीथ द अर्थ. अर्थ जो है हमारे पास में, राइट, उसके नीचे काफ़ी सारे लेयर्स हैं, राइट. उन लेयर्स में भी अलग अलग तरह के स्पीशीज रह सकते हैं. केचुए वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, राइट. सो यहाँ पे केचुआ हो गया, अंदर जाके ये अपना चूहा रह रहा है, जो कुछ भी सीन है, ठीक है, वो सारा आपका लिथोस्फेयर. और इन सभी को मिला के बनता है बायोस्फेयर. ठीक है, सो देयर आर 4 टाइप्स: बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. इनके ऊपर यूजीसी नेट का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अब ठीक है, लिथोस्फेयर पढ़ लिया, ओके. हाइड्रोस्फेयर पता चल गया. थोड़ा और डिटेल में हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन अभी लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एटमोस्फेयर क्या है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं. ठीक है, ऑन द सरफेस, हम लोग यहाँ रहते हैं ऑन द सरफेस. अब सरफेस के ऊपर चले जाओ. ठीक है, आप लोग कहते हैं कि स्पेस में पहुंच गए. अब स्पेस में क्या होता है, इन लेयर को अगर आप लोगों ने पार कर दिया ना, उसके बाद में आप स्पेस में पहुंच जाते हो. उसके बाद में कोई लेयर नहीं है. ठीक है, अब ये लेयर ऊपर जाते जाते कैसे चलेंगे, किलोमीटर में चलते हैं. ठीक है, किलोमीटर में चलते हैं. सो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट है, यहीं पे हमारे माउंटेन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के प्लेन्स वगैरह भी रहते हैं. ठीक है, हॉट एयर बलून भी उड़ता है. सो कहाँ से जाना है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये हमारा सरफेस है. सरफेस से भाई 12 से 18 किलोमीटर तक चले जाओ, जो आपका एटमोस्फेयर का लेवल है, दैट लेवल इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर. सो ये किलोमीटर वाइज पता होना चाहिए और इसकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, हमारे यहाँ पे जो भी वेदर होता है, गर्मी है, सर्दी है, पोल्यूशन है, ये है, वो है, राइट, वो सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में रहती हैं. आप लोगों ने गाड़ी चलाई, गाड़ी से एमिशन हुआ, एमिशन की जो गैस निकली वो ट्रोपोस्फेयर में रहेगी. अगर वो गैस गलती से स्पेस में चले जाए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती लाइफ में. तब हम लोग पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे कंसर्न से लेके कंसर्न होते ही नहीं. यस और नो. ठीक है, जस्ट बिकॉज हमारी जो मेजॉरिटी गैसेस हैं वो सभी ट्रोपोस्फेयर में डील करती हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है. गैस हम लोग एमिट करते हैं वो यहीं कहीं रह जाती है, वो ऊपर नहीं जा पाती, राइट. सो दैट्स वाई वी आर कंसर्न अबाउट द ट्रोपोस्फेयर. इसलिए हम लोग ट्रोपोस्फेयर के गैस का काउंट देखते हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा है, क्या वो ग्रीन हाउस है या नहीं है. ग्रीन हाउस है तो उसका पोटेंशियल है क्या करने का, वार्मिंग पोटेंशियल उसका. देन हम उसके ऊपर आते हैं 11 से 50 किलोमीटर तक. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, राइट. स्ट्रेटोस्फेयर इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ का टेम्परेचर भी है. ट्रोपोस्फेयर में 15 से लेके -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जा सकता है. सो टेम्परेचर एक्चुअली इस डायरेक्शन में चलता है, माइनस की तरफ चल. द मोर यू गो अपर ऊपर ऊपर, आप लोग ऊपर चलते रहेंगे, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता रहेगा, आपको ठंड लगती रहेगी. ठीक है, देन हमारे पास में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर.
स्ट्रेटोस्फेयर में फिर आपको ठंड लगेगी, राइट। यहाँ पे आप लोगों के क्या चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में भी एरोप्लेन चल सकता है, नॉर्मली ट्रोपोस्फेयर एंड एज वेल एज स्ट्रेटोस्फेयर दोनों में एरोप्लेन आपके चलते हैं 50 किलोमीटर तक। देन आता है हमारे पास मीजोस्फेयर, 50 से भाई 90 किलोमीटर तक चले जाओ, यहाँ पे आपको मेटेरियर जैसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं, राइट। देन और ऊपर जाएंगे थर्मोस्फेयर, राइट। थर्मोस्फेयर यहाँ पे आप लोगों के 90 से 800 किलोमीटर तक आपको जाना है। देन आपका एग्जॉस्फेयर होता है जहाँ पे आपकी स्पेसशिप और आपकी सैटेलाइट रहती है। सैटेलाइट ऐसे नहीं होती, हमें घर की छत से दिखती नहीं है सैटेलाइट, क्योंकि वो यहाँ कहीं नहीं तैर रही है। यस और नो, आपके घर की छत से आपको एरोप्लेन दिखता होगा डेफिनेटली, राइट। एरोप्लेन जा रहा है, बहुत ऊपर चल रहा है तो भी आपको दिख जाता होगा, अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है तो भी आपको दिख जाता है नेकेड आई से। लेकिन यू कांट सी सैटेलाइट्स, फॉर दैट इफ यू हैव टू सी सैटेलाइट्स यू नीड टेलीस्कोप एंड एक्सेट्रा थिंग्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। वो एक्चुअली एग्जोस्फेयर में स्पेसशिप हो गई, सैटेलाइट्स वगैरह हो गई, और वहाँ पे टेम्परेचर आप देख रहे हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ वेरी वेरी हाई। हम लोग यहाँ पे जल जाएंगे, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लेयर, राइट। सो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आइनोस्फेयर, कि मैम आपने सारी लेयर बता दी, आइनोस्फेयर क्या होता है, ठीक है। सो आई विल टेल यू अबाउट आइनोस्फेयर। एनी गेसेस, एनी गेसेस। सो आइनोस्फेयर ऐसा स्फेयर है जो कि आयनाइज्ड रहता है, वहाँ पे सब कुछ आयन की फॉर्म में वहाँ पे रहता है। इसका जो आपका किलोमीटर है वो आपका रहेगा 48 से लेके 960 किलोमीटर के अराउंड। आपका जो सरफेस मतलब एटमॉस्फेयर लेवल कहलाता है, ठीक है, वो आपका आइनोस्फेयर कहलाता है। ये आप लोगों का थर्मोस्फेयर, थोड़ा सा पूरा का पूरा थर्मोस्फेयर, कुछ पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर एंड कुछ पार्ट ऑफ एक्सोस्फेयर से मिलके बना होता है, राइट। यहीं पर आप लोगों का अरोरा जैसी चीजें देखने को मिलती हैं इन द केस ऑफ आइनोस्फेयर, ठीक है। सो आइनोस्फेयर याद रखिएगा, कुछ पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर, पूरा का पूरा थर्मो एंड एक्सो, यहाँ पे आप लोगों का आइनोस्फेयर ट्रैवल करता है। सब कुछ आयन की फॉर्म में आपकी एग्जिस्ट करती है। सो ये जो क्रोनोलॉजी है, इस पे क्वेश्चन यूजीसी नेट काफ़ी बार पूछ चुका है, एंड कौन सी चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलते हैं ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, राइट। देन दो नए कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाना चाहूँगी मैं इसी वीडियो में। एक कॉन्सेप्ट है जब हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, पीपल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट सेक्टर से डील नहीं करता, पीपल डेवलपमेंट से भी बेसिकली हमारा क्या करता है, डील करता है। सो पीपल डेवलपमेंट, और अगर हम हमारे डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दैट इज नोन एज HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। सो हर साल उसकी रिपोर्ट आती है, इंडिया की रैंकिंग आती है, अलग अलग देशों की रैंक आती है, जितने भी देश बेसिकली इस रैंकिंग में हिस्सा लेते हैं उन सभी देशों की रैंक आती है कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चल रहा है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट किस किस पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाता है, इसके ऊपर यूजीसी नेट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ UN, किसी पर्टिकुलर कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ UN कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। सो किन किन पैरामीटर्स पे आपका HDI इंडेक्स वेरी करता है या फिर जज किया जाता है, ठीक है। सो 3 डायमेंशन है। एक डायमेंशन है क्या आप लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीते हैं, राइट। सेकेंड डायमेंशन नॉलेज कितनी है, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, राइट। देन थर्ड थिंग ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट तभी देखा जाता है जब आप लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिले। अगर कल को आप 10,000 रुपये कमा रहे थे, लेकिन अगर आज आप 25,000 कमा रहे हो, तो आप लोग डेफिनेटली अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज करोगे। कल आपके पास अगर डब्बे वाला फोन था तो फिर आप स्मार्टफोन खरीदोगे, कल तक अगर आप लोग 2 व्हीलर जाते तो फिर आप 4 व्हीलर से जाओगे, वो कुछ नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आप लोगों का, तो उसमें कितना इंक्रीज है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी भी रहे हो नहीं जी रहे हो, राइट। सो उसमें ये तो हो गए डायमेंशन, मोटी मोटी बातें। अब उसमें चेक क्या क्या चीजें की जाती है, वो होते हैं इंडिकेटर्स, राइट। कौन सी चीज बताएगी कि इस डायमेंशन में काम हो रहा है, राइट। देन वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आपके बर्थ पे आप कितना जी हो सकते हो, मतलब बर्थ के टाइम पे पता चल जाता है कि हाँ दिस पर्सन इज हेल्दी, दिस पर्सन इज नॉट हेल्दी, तो इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, ठीक है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, या फिर कोई डिजीज़ है, कोई क्रोनिकल डिजीज़ है, कोई वायरस है, कोई क्या है क्या नहीं। 5 साल से ज़्यादा भाई जी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कम वेट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, राइट। सो जी ही नहीं पाएंगे, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दिस इज़ वन ऑफ द डायमेंशन जिसके बेसिस पे HDI को जज किया जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना हुआ है उस बच्चे का, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, एंड देन मीन स्क्वायर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड कितना था इतना में चले जाएंगे, एंड देन हुआ इतना ही है, ठीक है। इन दोनों भी एक और इंडिकेटर है। देन आपके पास ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, राइट।
नेशनल इनकम कितनी है, कितना पैसा कमा लेता है आप लोगों का पर पर्सन आपका कंट्री, राइट, दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम ओनली, राइट। सो उसका भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी तो बड़ी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जियोगे, राइट। सो पैसा डायरेक्टली बताता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहेगा। सो ये इंडिकेटर्स हैं, इसके लिए किस तरह के इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एजुकेशन इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों चीज़ के लिए, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है टू जज what is your GNI per capita, right, for your country. So on these parameters HDI is evolved, Human Development Index is evolved, right. ये सारा UN का कॉन्सेप्ट है, right. और कोई भी नए एड-ऑन्स होंगे तो डेफिनेटली हम लोग इसको क्वेश्चंस के माध्यम से देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट। द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज योर क्या बोलते हैं आप लोगों का पॉवर्टी। नाउ पॉवर्टी को कैसे जज करेंगे, कैसे इंसान ये गरीब है या कैसे गरीब नहीं है, ठीक है। तो हर कंट्री के अपने अपने पॉवर्टी इंडेक्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। हर कंट्री के अपने पॉवर्टी इंडेक्स हो सकते हैं, लेकिन एक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है विच हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये बहुत सारे डायमेंशन पे पॉवर्टी को चेक करते हैं। इट्स नॉट लाइक दिस कि अगर आप 10 रुपए नहीं कमा रहे हैं तो आप लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। अगर आपको 2400 कैलोरी एक दिन का खाना नहीं मिल रहा है तो आप गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, राइट। ये बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर आपकी पॉवर्टी को चेक करता है, इसलिए इसको MPI बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट, MPI, राइट। MPI दिया जाता है आप लोगों का ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एज वेल एज ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं, सीधे यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और डायमेंशन कितने हैं, किस किस दिशा में आप लोग बात करेंगे। सो पहली दिशा जिसमें हम बात करते हैं वो होता है हेल्थ। हेल्थ का वेटेज कितना है, कैसे आप किसी को बताओगे कि ये इंसान पॉवर्टी के नीचे आता है, ठीक है, ये बेसिकली गरीबी रेखा के नीचे आता है, ठीक है। आप पहले हेल्थ को जज करोगे, हेल्थ को कितना वेटेज दिया आप लोगों ने, 1/3, राइट, 1/3। हेल्थ में क्या क्या चीज़ों देखोगे, न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, खाना मिलना इज़ नॉट अल्टीमेट थिंग, ठीक है। आप लोगों का कंट्री फूड सफिशिएंट, बेसिकली फूड सफिशिएंट नहीं, आप लोगों का कंट्री सब को खाना मिल रहा है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। खाना तो मिल जाता है, लेकिन खाने में अगर न्यूट्रिशन है या नहीं है, दैट ऑल्सो वेरीज। तो न्यूट्रिशन 1/6 पार्ट, एंड व्हाट इज़ द चाइल्ड मोर्टालिटी। अगर 100 में से 50 बच्चे आपके देश में मर रहे हैं तो मतलब आपके देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सो व्हाट इज़ द चाइल्ड मोर्टालिटी, दैट कंटेन्स 1/6 पार्ट ऑफ इट, राइट। देन हमारे पास में एजुकेशन भी है, ठीक है, खाना मिलना ही सब कुछ नहीं होता। खाने के बाद में अगर आप लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्कूल्स में नहीं डाल रहे हैं अपने बच्चों को, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, कितने ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गई है, ठीक है, दैट इज़ 1/6। एंड स्कूल में अटेंडेंस, स्कूलिंग का मतलब ये नहीं है 5वीं में चले गए, एडमिशन ले लिया 5वीं क्लास में और गए नहीं, तो एजुकेशन कहाँ हुई। अल्टीमेट मोटिव तो क्या था कि जाके और पढ़ाई भी करो, राइट। देन आपके पास में स्कूल अटेंडेंस कितनी है, राइट, कितने दिन गए हो स्कूल, दैट इज 1/6। तो इट्स अ रियलिस्ट, वो मतलब रियलिस्ट पैरामीटर्स पे बात कर रहा है, ये ऊपर ऊपर की बातें नहीं कर रहा। देन आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, जस्ट बिकॉज ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया में थोड़ी बिग डील मानी जाती हैं। जैसे कि आप लोगों के पास में हाउसिंग एसेट क्या है, आप लोगों के पास में जैसे एसेट रखना है, जैसे इन अमेरिका इट्स वेरी नॉर्मल थिंग टू हैव अ कार, बट इन इंडिया इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। इफ यू हैव अ कार दैट मीन्स यू हैव सम मनी, नो वन विल से दैट जस्ट बिकॉज इसके पास कार है तो ये गरीबी रेखा से नीचे आएगा। आप लोग नहीं कह सकते कि इसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है लेकिन इसके पास गाड़ी है, राइट। गाड़ी थोड़ा हमारे पास में लग्जरी एसेट माना जाता है। सो बट इन अमेरिका इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ छोटी मोटी बात ओनली कि हाँ कार होना, सबके पास एक कार होती है, राइट। तो एसेट में 1/18 पार्ट है। देन कुकिंग फ्यूल, खाने के लिए गैस है भी है नहीं आपके घर में, ठीक है, या फिर आप लोग ऑर्थोडॉक्सी मैनर में चूल्हा जला के लकड़ी जला के खाना पका रहे हो, सो कुकिंग फ्यूल है या नहीं है। सैनिटेशन, घर में टॉयलेट है या नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर आपका सेफ है या नहीं है, आपके लोगों के कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, ड्रिंकिंग सेफ वाटर है या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं है। हाउसिंग, घर है या नहीं है। हाउसिंग का मतलब बेसिक होता है पक्का मकान, कच्चे मकान की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। सो ये आप लोगों के अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, राइट। सो 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, 1/3, 1/3, 1/3, होल सब मिला के 1 आपका बन जाता है, ठीक है, राइट। सो अगर किसी का भी 1/3 भी आ जाता है ना तो उसको बोल देते हैं आप लोग कि यस ये तो पॉवर्टी के नीचे है। मान लीजिए उसमें यहाँ वो लैक कर रहा है, इसकी रैंकिंग गई, यहाँ वो लैक कर रहा है एज वेल एज
1/6, 1/6, 1/3, राइट। चाहे उसके पास ये सब है, लेकिन आप उस इंसान को बोलेंगे कि यस दिस पर्सन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट, दिस पर्सन इज सफरिंग फॉर पॉवर्टी, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, लेकिन आज के सेशन में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली करते हैं जो कि इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, राइट। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट जो सेशन होगा लाइव होगा उसमें एक क्वेश्चन के बारे में डेफिनेटली बात करूंगी। यहाँ पे अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर दे रखे हैं, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, और अलग अलग तरह के बेसिकली एलिमेंट्स दे रखे हैं कि ओजोन लेयर किस तरह की बेसिकली एटमॉस्फेयर लेयर पे ट्रैवल करती है, मेटेरियल्स आपको कहाँ देखने को मिलता है, डस्ट पार्टिकल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, अरोरा कहाँ देखने को मिलेगा, राइट। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्या आंसर रहेगा मुझे ज़रूर बताइएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको आंसर नहीं पता है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लाइव लेक्चर। आई विल बी टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल एज वी विल बी ब्रिंगिंग more questions and more interesting concept that you need to know when it comes to people development and environment section, ठीक है। So I'll see you all in the next lecture then. Until then, take care of yourself and thank you so much for being with me.